हेलो गाइस, वेलकम टू संधु स्टडी वर्ल्ड। आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो है द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। तो अगर हम अपनी भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि बायोमॉलिक्यूल के कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलता है जो अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि ग्रोथ हो गया या फिर डेवलपमेंट हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन बींग्स हो गया या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी, जैसे कि प्लांट हो गए, अगर उनके बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शंस चल रहा है तो उसमें कुछ रिस्पॉन्स देखने को तो मिलेगा ही। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और ये लिविंग है और इसमें लिविंग रिएक्शन चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन चल रहा है। तो अगर ये ह्यूमन बींग है तो इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर ये बच्चा है, छोटा है, तो ये धीरे धीरे एज के हिसाब से ये बढ़ता जाएगा, इसमें मेच्योरिटी आती जाती है। और फिर अगर ये प्लांट है तो पहले पौधा होगा छोटा सा, फिर उसके बाद से धीरे धीरे इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करेगा, खुद को ग्रो करेगा और ये एक दिन बड़ा हो जाएगा। तो इन सब घटनाओं को हम लाइफ के अंदर देखते हैं कि कैसे कोई चीज़ ग्रो करती है या फिर कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इसको हम प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं। लाइफ इज़ यूनिक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल that show different chemical reactions resulting in activity like growth, reproduction, development, metabolism and responsiveness and adaptation। तो ये हम थोड़ा थोड़ा लाइफ के बारे में जान गए कि मतलब लाइफ होता क्या है। लाइफ के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो लिविंग तौर पे चलती हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं जो उसको ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए और इन्वायरमेंट के को वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये सब हम लोगों ने लाइफ के अंदर देखा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक लिविंग को डिफ़ाइन करने के लिए प्रॉपर तरीके से उसको डिफ़ाइन कर सकता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर भी कह सकते हैं या फिर सरफेस पे इंक्रीजेज इन मास। अगर उसके सरफेस पे या फिर उसके इंटरनली या फिर एक्सटर्नली उसके मास में वृद्धि हो रही है तो वो ग्रोथ कहा जाएगा। और इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कि अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये डिवाइड करके अपने सेल्स की संख्या में वृद्धि करेगा, तो इसको भी हम ग्रोथ कह सकते हैं। अगर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये भी अपनी संतति मतलब उत्पन्न करेगा, चाहे वो सेक्सुअली करे चाहे एसेक्सुअली करे, तो वो भी अपने संतति को उत्पन्न करेगा, उसको भी हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। चाहे वो अपने इंडिविजुअल यानी संख्या में वृद्धि करे, चाहे वो अपने मास में वृद्धि करे। ये एक ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए इसके दो कैरेक्टर्स हैं। पर अब हम ये देखेंगे कि क्या ये जो ग्रोथ वर्ड है ये एक लिविंग को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर पाएगा या नहीं। तो हम देखते हैं। जो ग्रोथ है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर ये रेगिस्तान में कहीं ये
टीला है बालू का या मिट्टी का, रेत का, जो भी कह लें, और एक टीला इधर है। अगर हम मान लेते हैं कि इधर से बहुत तेज़ हवाएं आईं, बहुत तेज़ हवाएं आईं, तो इसके ये ऊंचा है थोड़ा, तो इसके क्या होंगे, कुछ रेत इधर उड़ करके चली जाएगी और यहाँ पे अपना छोटा सा टीला बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ भी क्या होगा कि मास इकट्ठा तो हो रहा है ना। तो वही चीज़ है कि अगर कहीं भी मास जो है मास में इंक्रीज़ हो तो वो ग्रोथ कहलाती है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि यहाँ भी ग्रोथ हो रहा है। और किसी लिविंग के अंदर हम ग्रोथ देखें तो वो उसके बॉडी के अंदर भी होता है। बॉडी वो, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, पेड़ के अंदर अगर हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जब ये अभी छोटा रहता है, फिर इसमें कुछ ग्रोथ होती है जिसकी वजह से ये काफ़ी बड़ा वृक्ष बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये, इसका जो ग्रोथ है वो कभी रुकता नहीं है। प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो कभी रुकता नहीं है। हमेशा जब तक ये प्लांट जिंदा रहेगा तब तक इसमें वृद्धि होती रहेगी, इसकी शाखाएं बनती रहेंगी, इसमें पत्तियां बनती रहेंगी और इसके रूट भी ग्रो करते रहेंगे। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर देखते हैं, मानव के अंदर देखते हैं, तो मानव में क्या होता है कि एक एज तक ही उसमें वृद्धि होती है, इसमें लिमिटेशन होता है। वैसे इसके अंदर सेल लेवल पे जो सेल्स, अगर क्या बोलते हैं उनको, तो मानव के अंदर जो सेल्स होती हैं वो किसी क्षतिग्रस्त हो जाता है, अगर कोई अंग कहीं चोट वोट लग जाता है, घाव बन जाता है, तो उसको भरने के लिए ह्यूमन के अंदर सेल्स डिवाइड कर करके उस जगह को फिल कर देती हैं। तो हम ये तो कह सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर भी सेल डिवीज़न होता है, पर इनमें एक ग्रोथ जो होती है एक सर्टेन एज तक ही होती है, जीवन पर्यंत नहीं होती। जीवन पर्यंत प्लांट में होती है, जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक इनमें ग्रोथ होती रहेगी। इस ग्रोथ का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि एक लकड़ी है यहाँ पे सूखी हुई, अगर हम इसको क्या करते हैं, वाटर में डाल देते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये भी अगर इसको हम वाटर में डाल दिए तो ये क्या करती है, अपना इन एरिया में, इसके एरिया में इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसको भी हम ग्रोथ कहते हैं। तो ये सूखी हुई लकड़ी है, दैट मीन्स कि ये नॉन लिविंग है। और अगर इसको हम पानी में डाल दिए, इसके साइज़ में इंक्रीज़ हुआ, तो वो भी क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। लेकिन इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते ग्रोथ को, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग में थोड़ा रिड्यूस टाइप, नहीं, नॉन लिविंग में भी प्रॉपर तरीके से देखने को मिल रहा है ग्रोथ। सो इसलिए हम ग्रोथ को लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं कहेंगे। सो हम बोल सकते हैं ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर के तौर पे आप ग्रोथ को कंसीडर नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या हम रिप्रोडक्शन को लिविंग का डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी ये है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है और ये कैसे होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही तरह या फिर अपने से थोड़ा अलग मिलता जुलता
संतति पैदा करता है जिसके कैरेक्टर्स पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं थोड़े बहुत, या फिर प्रॉपर भी मिलते जुलते हैं। तो ये हम देखेंगे कि किस में प्रॉपर मिलते हैं और किस में थोड़े बहुत मिलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन मेनली दो तरह का होता है। फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गेमीट की ज़रूरत पड़ती है फ्यूज़न कराने के लिए, और फ्यूज़न के बाद जो संतति बनती है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कहलाती है, जिसमें दो पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक मेल और एक फीमेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है और इसमें दो डिफरेंट गेमेट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल गेमेट्स। आप इसको याद रखेंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट एंड इज मोस्टली बाईपेरेंटल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, किसी भी इसमें मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूज़न नहीं होगा और इसमें एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है नई संतति बनाने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि विदाउट फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट एंड इज़ ऑलवेज यूनिपेरेंटल। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार देखते हैं कि ये किस किस तरीक़ों से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसमें पहला देखते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है बडिंग। बाइनरी फिजन के बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बडिंग, फिर नेक्स्ट देखेंगे स्पोर के थ्रू कैसे होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। तो हम लोग पहला देखते हैं बाइनरी फिजन। जब कोई यूनिसेलुलर पेरेंट माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल में, जब कोई यूनिसेलुलर पेरेंट, ये मान लेते हैं कि ये एक कोशिकीय पेरेंट है जो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बना ले, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑल यूनिसेलुलर एनिमल्स। जितने भी एक कोशिकीय जंतु हैं उनमें क्या होगा, बाइनरी फिजन होता है। सारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में तो आ जाएंगे आपके मोनेरेंस एंड यूकैरियोट में आ जाएंगे प्रोटिस्टा। अगर आपको ये सब पता नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और हम थोड़ा स्पेस ले लें आगे वाले को समझाने के लिए। तो हम आगे देखते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जैसे कोई ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा, बर्ड लाइक संरचना बनाएगा और फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे टूट करके मेन पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और ये एक नए इंडिविजुअल का, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। तो इसको हम लोग बडिंग बोलते हैं और ये मुख्यतः लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट एंड हाइड्रा। तो ये एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बाइस्पोर। स्पोर में मुख्यतः फंजाई को हम लोग लेते हैं कि इसमें जो फंजाई है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली स्पोर प्रोड्यूस करता है और नए नए स्पोर के थ्रू नए नए फंगस जनरेट होते हैं। तो फंगस में इसका एग्जाम्पल है फंगस यानी फंजाई, जिनमें स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन।
अगला हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हमें ये देखने को मिलता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और इसको हम काट देते हैं मतलब हम लोग इसको चाकू से मान लिया, काट दिया 2 पार्ट में अलग अलग, तो ये क्या करेगा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगेगा, ये अलग और ये अलग। इसमें रीजनरेशन की क्षमता ज़्यादा होती है प्लेन एरिया में, तो इसका फ्रेगमेंटेशन का मेन एग्जाम्पल होता है प्लेन एरिया, जिसमें रीजनरेशन की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है और इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे देखते हैं जो लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो इनका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि म्यूल जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है और स्टेराइल भी। और अगला एग्जाम्पल है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो जैसे कि ये तो है लिविंग तो है ही, बट इनमें रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी नहीं होती, क्षमता नहीं होती है, तो ये अपने संतति पैदा नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर तो नहीं हो सकता। हाँ, ये मान सकते हैं हम कि जो रिप्रोडक्शन है वो नॉन लिविंग में नहीं होता है, ये एकदम श्योरिटी से हम लोग कह सकते हैं कि नॉन लिविंग में तो नहीं होता है, लेकिन इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे इतने सारे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। और हम ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि म्यूल बनता कैसे है। तो जो म्यूल है इसमें मेल होता है डोंकी और फीमेल होता है हॉर्स। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछ चुका है। म्यूल में मेल कौन होता है और फीमेल कौन होता है, तो मेल होता है डोंकी और फीमेल होता है हॉर्स। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक मैंने जितना भी सारा बताया वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं और बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से है, तो जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो आप नोट कर लीजिए। और एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन बना के ऐसे दे देता है कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर होते हैं या नहीं होते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो जब आपको ये प्रॉपर तरीके से पता रहेगा तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखें। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म। क्या मेटाबॉलिज्म किसी लिविंग को डिफाइन करने के लिए एक सुटेबल कैरेक्टर है या नहीं, तो हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म किसी भी बॉडी के अंदर जितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सभी को मिला करके हम लोग उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है ये केवल लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो इस तरीके से हम मेटाबॉलिज्म को कह सकते हैं कि ये एक लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये बस लिविंग में ही देखने को मिलता है, नॉन लिविंग में नहीं दिखता। हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस को सेल बॉडी के बाहर भी हम लोग करा सकते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में, लेकिन उसको हम लोग एक मेटाबॉलिक रिएक्शन ही बस बोल सकते हैं, वो लिविंग थिंग्स नहीं होगा, वो बस लिविंग रिएक्शन होगा। तो इसलिए हम एक बिना एक्सेप्शन के श्योरिटी से कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो मेटाबॉलिज्म is a defining feature of all living organism without exception। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, कॉन्शियसनेस। क्या ये एक लिविंग के लिए डिफाइनिंग फीचर हो सकता है या नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब ही होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसका मतलब कि अगर जैसे कि हम प्लांट्स में देखते हैं कि अगर ये कोई प्लांट है हर्बेसियस प्लांट,
जो ऐसे भूमि पे है, तो इसमें जो ऐसे निकले रहते हैं स्प्रिंग लाइक, तो इनको हम लोग देखते हैं कि ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो प्लांट्स लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। वाटर, लाइट हो गया, वाटर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके प्रति प्लांट्स सेंसिटिव होते हैं। और एनिमल भी, जैसे कि अगर वो अचानक से किसी भी उनके साथ कोई भी घटना होती है तो वो अचानक से रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब कि उनके अंदर कॉन्शियसनेस है। और ह्यूमन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर स्वचेतन है, मतलब कि वो हर चीज़ को अवगत कर सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है। सो ये सब कैरेक्टर उसके लिए कॉन्शियसनेस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ये नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता है। नॉन लिविंग चीज़ें रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सो कॉन्शियसनेस बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस क्लास में हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।